नमस्कार, मैं हेमंत पाराशर आपके अपने YouTube चैनल एग्री टॉपिक पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने और हमने ये सीखने का प्रयास किया था मृदा परीक्षण, तो आइए आप और हम सीखने की इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है खरपतवार। क्या होते हैं ये खरपतवार? क्यों ये खरपतवार आज कृषि की सबसे बड़ी समस्या बने हुए हैं? यदि हम पेस्टिसाइड एसोसिएशन ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट देखें तो उसके अनुसार कृषि का लगभग 45% हिस्सा खरपतवारों से नष्ट हो जाता है। यदि इसे हम पैसों में आकलन करें तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए की हमें धनहानि होती है। इससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि खरपतवार हमारे फसल उत्पादन में कितने हानिकारक हैं, हमें कितना नुकसान पहुंचाते हैं। तो आइए आप और हम आगे बढ़ते हैं, खरपतवारों के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। खरपतवार, कौन से पौधे को हम खरपतवार कहेंगे? तो हम यदि अपनी भाषा में ये समझना चाहें कि कौन सा पौधा खरपतवारों की श्रेणी में आता है, ये पौधे खेतों में बिना उगाए उग जाते हैं। इनसे किसान को लाभ की तुलना में हानि अधिक होती है। हालांकि खरपतवारों से कुछ नॉर्मल लाभ भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम है, हानि ज्यादा है। ऐसा पौधा जो फसल से प्रतियोगिता करता है, खाद को लेके, पानी को लेके, पोषक तत्वों को लेके, और ये फसल को हर तरह से कमजोर करने में पूरी ताकत लगा देता है। इनके उगने से हमारी फसल प्रतिदिन कमजोर होती जाती है और हमारा उत्पादन काफी हद तक गिर जाता है। खरपतवार, यदि हम और सरलता से सीखना चाहें, जैसे हमारे सर पे बाल हैं, सारे बाल काले हैं, यदि इन काले बालों के बीच में 10 या 15 बाल सफेद आ जाएं तो वो बेकार लगेगा, वो नुकसान भी है। हमारा प्रोफाइल खराब होगा, लुक खराब होगा। तो कोई नहीं चाहता ऐसा, कोई किसान नहीं चाहता कि मेरी खेत में फसलों के साथ खरपतवार उगे, क्योंकि इन खरपतवारों से किसानों को हानि ज्यादा होती है। ये खरपतवार फसल के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। यदि हम खरपतवारों का वर्गीकरण करें तो खरपतवारों का वर्गीकरण हम कई आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जीवन चक्र के आधार पर। कोई खरपतवार अपना जीवन चक्र कितने समय में पूरा कर रहा है। कृषि में हम एक मौसम को एक वर्ष भी कहते हैं। यदि कोई खरपतवार एक मौसम या एक वर्ष में अपना जीवन चक्र पूरा करता है तो वह खरपतवार एक वर्षीय खरपतवारों की श्रेणी में आता है। यदि कोई खरपतवार अपना जीवन चक्र 2 वर्ष या 2 मौसमों में पूरा कर लेता है, वह 2 वर्षीय खरपतवारों की श्रेणी में आता है। यदि कोई खरपतवार बहुत से मौसम या बहुत से वर्षों तक खेतों में लगे रहते हैं और नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ये खरपतवार बहुवर्षीय खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। आगे हम देखें उत्पत्ति के आधार पर कि वह खरपतवार उत्पन्न कहां हुआ है। यदि कोई खरपतवार हमारे देश में उत्पन्न हुआ है तो वो देशी खरपतवारों की श्रेणी में आएगा। यदि कोई खरपतवार विदेश से आया है तो वह विदेशी खरपतवारों की श्रेणी में आएगा। आगे यदि हम बीज पत्र के आधार पर उनका क्लासिफिकेशन करें तो बीज पत्र के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं पौधे, डाइकोट, मोनोकोट। एक बीज पत्री खरपतवार और द्विबीजपत्री खरपतवार। एक बीज पत्री खरपतवार वह खरपतवार होते हैं जिनका बीज 2 बराबर भागों में नहीं बंटता है, वो एक बीज पत्री होता है। हालांकि अपन सिंपल तौर से ऐसे समझ सकते हैं इसको। ऐसे ही वे खरपतवार जिनके बीज 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं, वह खरपतवार द्विबीजपत्री खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। आगे यदि हम आगे देखें, खरपतवारों का अगला वर्गीकरण हम
कुलों के आधार पर देखते हैं। कुलों के आधार पर कई कुल होते हैं आपके क्रॉप प्रोडक्शन में, लेकिन आज हम केवल 3 कुलों के बारे में ही देखेंगे। पहला कुल होता है आपका ग्रैमनी। तो ग्रैमनी कुल की जो पहचान होती है वो क्या होती है? ग्रैमनी कुल के पौधे जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ऐसे होते हैं। इनमें गांठों युक्त तना होता है, लंबी और सकरी पत्तियां होती हैं, इनका तना बेलनाकार होता है, सीधा होता है। ये ग्रैमनी कुल के पौधों की पहचान है। यदि कोई खरपतवार इस तरह का दिखाई दे रहा है, गांठों युक्त तना है, लंबी और सकरी पत्तियां हैं, बेलनाकार है तना, तो वह पौधा आपका या वह खरपतवार आपका ग्रैमनी कुल के श्रेणी में या पोएसी कुल में इसको हम रख सकते हैं, या इसको घास कुल के नाम से भी जाना जाता है। अगली फैमिली होती है आपकी लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी फैमिली में अधिकतर द्विबीज पत्री पौधे आते हैं जिनके बीज 2 बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। वो पौधे लेग्यूमिनेसी कुल में आते हैं। आगे अगला है आपका कुकुरबिटेसी खरपतवार। जैसा कि हमने आपको पहले वीडियो में बताया था कि बेल वाले जितने भी पौधे होते हैं वो सारे पौधे कुकुरबिटेसी कुल के अंतर्गत आते हैं। तो जितने भी खरपतवार हैं वो सारे खरपतवार जो बेलों में लगते हैं, बेल के रूप में जमीन पर फैल के बढ़ते हैं, वे खरपतवार कुकुरबिटेसी कुल के खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। आगे यदि हम पत्तियों के आधार पर खरपतवारों का वर्गीकरण करें तो पत्तियां 2 प्रकार की होती हैं, सकरी पत्ती और चौड़ी पत्ती। जिन खरपतवारों में सकरी पत्तियां पाई जाती हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, वो सकरी पत्ती वाले खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। कुछ खरपतवारों में चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं, ये भी आपके सामने है। उन खरपतवारों को हम चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार कहते हैं। अगला हम देखें कि फसल पर खरपतवार किस प्रकार से निर्भर रहता है, उसकी निर्भरता कितनी है, या आश्रित रहने के आधार पर यदि हम देखें तो इसके आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है आपका पूर्ण परजीवी खरपतवार, जो पूरी तरह से फसलों पर निर्भर रहते हैं। ये खरपतवार पूर्ण परजीवी खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। अगला होता है अर्ध परजीवी खरपतवार, या अर्ध सहजीवी भी हम कह सकते हैं, बात एक ही है। ऐसे खरपतवार जो आधे रूप से फसलों पर अपने जीवन निर्वाह के लिए, जीवन को पूरा करने के लिए निर्भर रहते हैं, इन खरपतवारों को हम अर्ध परजीवी या अर्ध सहजीवी खरपतवार कह सकते हैं। अगले होते हैं स्वतंत्र खरपतवार। ये खरपतवार स्वतंत्र होते हैं, खेत में फसल हो या न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको खेत में उगना है मतलब उगना है। ये कभी कभी खाली खेत में भी दिखाई दे जाते हैं। ये खरपतवार स्वतंत्र खरपतवार होते हैं, ये अपना जीवन चक्र स्वयं पूरा करने की क्षमता रखते हैं। अगला होता है फसल संबंध के आधार पर। कोई खरपतवार है, उसका फसल से रिलेशन कैसा है, संबंध कैसा है, क्या संबंध है उसका फसल से। सब फसल संबंध के आधार पर खरपतवार 3 प्रकार के होते हैं। इनमें पहला होता है एब्सोल्यूट खरपतवार। एब्सोल्यूट का मतलब होता है निश्चित, मतलब ये खरपतवार फसल को निश्चित ही हानि पहुंचाएंगे ही पहुंचाएंगे, इनका कोई निदान नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है इनका। ये खरपतवार फसलों को हमेशा हानि पहुंचाते रहते हैं, इसीलिए इनको एब्सोल्यूट खरपतवार के नाम से जाना जाता है। आगे रोग खरपतवार। रोग का मतलब हम एक तरह से बीमारी भी मान सकते हैं। जैसे कोई एग्रीकल्चर की एकेडमी है, सारे बच्चे एग्रीकल्चर के हैं, यदि उनमें कोई एग्रीकल्चर का ही ऐसा बच्चा आ जाए जो कि सारे बैच को खराब कर रहा है एग्रीकल्चर का ही वो, लेकिन वो उन बच्चों जैसी क्वालिटी का नहीं है, उन बच्चों से थोड़ा भिन्न है वो, तो वो एकेडमी के लिए धीरे धीरे वो बच्चा रोग बन जाएगा, एक बीमारी बन जाएगा, उस बच्चे को निकालना पड़ेगा टीचर को। तो ऐसे खरपतवार जो उस फसल के तो होते हैं लेकिन उस फसल की प्रजाति से भिन्न होते हैं। जैसे गेहूं की 302 प्रजाति में गेहूं का 405 प्रजाति का गेहूं उग जाए,
या सोनालिका में कल्याण गेहूं उग जाए तो ये भी खरपतवारों की श्रेणी में आएगा। इसको हम रोग खरपतवार के नाम से जानेंगे। अगला होता है रिलेटिव खरपतवार या संबंधित खरपतवार। अब इनमें संबंध क्या होता है? संबंध ये होता है जैसे कि गेहूं के खेत में चने का पौधा उग गया, क्या संबंध है उनमें? गेहूं भी फसल है, चना भी फसल है, ये उनमें संबंध हो गए। तो ये संबंधित खरपतवारों की श्रेणी में आते हैं। खरपतवारों की ये विशेषताएं होती हैं कि उनकी जलमांग फसल की अपेक्षा काफी कम होती है। ये कम पानी में भी अपना जीवन यापन कर लेते हैं। इनकी पत्तियों पर रक्षात्मक आवरण पाया जाता है, बाल, कांटे, जिससे इन्हें उखाड़ने में भी किसानों को परेशानी आती है। कुछ खरपतवार फसल के बीजों से मिल जाते हैं और उनके बीज फसल के बीजों के समान ही दिखाई देते हैं, इसीलिए इन खरपतवारों के बीजों को फसलों के बीजों से अलग करना कठिन हो जाता है। जैसे सरसों के बीज में सत्यानाशी के बीज, प्याज के पौधे में या प्याज के बीजों में प्याजी के बीज, बरसीम के बीजों में कासनी के बीज मिल जाने से किसानों को काफी परेशानी आती है। खरपतवार रोग कीटों को अच्छे से सहन कर लेते हैं। इनमें रोग कीटों को सहन करने की अच्छी क्षमता होती है। इससे रोग और कीट को शरण मिल जाती है खेतों में और वो रोग कीट फसल को लगातार नुकसान पहुंचाते जाते हैं। आगे खरपतवारों में ये गुण पाया जाता है कि कुछ खरपतवार बंजर भूमि में भी उग जाते हैं। कुछ खरपतवार मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं, हानि पहुंचाते हैं। आगे हम यदि इनके हानियां देखें कि खरपतवारों से हमें कौन कौन सी हानियां होती है, तो जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि खरपतवारों के उग जाने से उपज प्रभावित होती है, उपज कम हो जाती है, खेत की भौतिक दशा बिगड़ जाती है, खेत देखने में बेकार लगता है खरपतवारों से युक्त, भूमि की कीमत में कमी आती है। आगे फसल पर रोग और कीटों का प्रकोप बढ़ जाता है। यदि हम देखें खरपतवार मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचाते हैं। इनसे खेतों में या मृदा की जो उत्पादन क्षमता होती है वो काफी हद तक गिर जाती है। भूमि में उत्पादन क्षमता का ह्रास करते हैं। आगे इनसे कृषि लागत बढ़ जाती है, क्योंकि सीधी सी बात है यदि खेत में खरपतवार पनप जाएंगे तो किसान को खरपतवार नाशी दवाई का छिड़काव करना पड़ेगा, निराई गुड़ाई में भी उसका पैसा खर्च होगा। तो साधारण सी बात है कि उसकी कृषि लागत तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो ये खरपतवारों से कुछ हानियां हैं जिनके बारे में हमने देखा। आगे हम देखते हैं कि खरपतवारों से हानियां तो होती हैं, लेकिन हानियों के साथ साथ कुछ फायदे भी होते हैं। फायदे के बारे में या लाभ के बारे में आगे हम देखें तो खरपतवारों से सबसे पहला फायदा यह होता है कि ये खेत में मल्च का कार्य करते हैं। जैसे खेत हमारा खाली पड़ा हुआ है, यदि खरपतवार उगे रहेंगे तो वो कम से कम मृदा की नमी को रोकने का कार्य तो करते हैं। चटक चांदनी एक खरपतवार होता है, इससे एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है। गुम्बा से सांप के काटे, सांप का जो डंक होता है उसके लिए दवाई बनाई जाती है। मकोई से पीलिया की दवाई बनाई जाती है। सत्यानाशी के बीज मनुष्य के त्वचा संबंधी रोगों में काम आते हैं, दवाई बनाई जाती है। जैसे किसी को फोड़ा फुंसी हो जाते हैं, यदि हम उसके बीजों का छिलका लगा दें तो फोड़ा फुंसी में राहत मिलती है, ठीक हो जाता है। ये कुछ फायदे हैं खरपतवारों के। आगे अब हम बात कर लेते हैं कि इन खरपतवारों का नियंत्रण हम कैसे करें, इनके नियंत्रण की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो सबसे पहली विधि होती है भौतिक विधि। भौतिक को समझने से पहले थोड़ा सा हम चर्चा कर लें कि जो भौतिक है
उसको हम भूतों से समझ सकते हैं। जैसे किसी को भूत आ जाए तो पता चल जाता है कि भूत आ चुका है सामने वाले को, वो हिलने डुलने लग जाता है, क्रिया प्रतिक्रियाएं देने लग जाता है। तो इस ऐसे ही भौतिक विधियों में भी आपको पता चल जाता है। आपको खरपतवार कम होते दिखाई देते हैं कि हाँ, खरपतवारों की संख्या कैसे घटती जा रही है। एक एक करके जब आप उखाड़ते जाओगे तो आपको खरपतवारों की संख्या कम होती दिख जाएगी। तो इसके अंतर्गत वे विधियां आती हैं जिनसे हमें खरपतवार कम होते हुए दिखाई दे, जैसे कि निराई गुड़ाई करना, जल में डुबा देना, जला देना, जुताई करके जमीन में दबा देना। ये प्रक्रियाएं खरपतवारों के नियंत्रण की भौतिक विधियों के अंतर्गत आती हैं। हाथ से उखाड़ना, खुरपी से उखाड़ना भौतिक विधियों के अंतर्गत आती है। मल्च का उपयोग करना, यदि हम मल्च का उपयोग करेंगे तो उन पौधों को ऑक्सीजन या उनकी श्वसन प्रक्रिया बाधित हो जाएगी और खरपतवार अपने आप खेतों में नष्ट हो जाएंगे। अगली विधि के बारे में यदि हम देखेंगे, रासायनिक विधि है। रसायन दो प्रकार के होते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जिन रसायनों में कार्बन युक्त जहर पाया जाता है कार्बनिक रसायन कहलाते हैं। जिन रसायनों में अकार्बनिक जहर पाया जाता है अकार्बनिक रसायन कहलाते हैं। आगे यदि हम सस्य वैज्ञानिक विधियों के बारे में देखें कि किसान अपने दिमाग का, अपनी क्रियाकलापों का, अपनी कृषि क्रियाओं में परिवर्तन करके कैसे खरपतवारों को उगने से रोक सकता है। उचित फसल चक्र का उपयोग करें, समय पर कृषि क्रियाएं करें, फसलों की अच्छी किस्में उगाएं जो खरपतवार के प्रति प्रतिरोधी हों या जिनमें खरपतवार कम लगते हों। खाद और उर्वरकों का उपयोग उचित मात्रा में करें तो हम खरपतवारों को उगने से काफी मात्रा में रोक सकते हैं। आगे यदि हम जैविक विधियों की बात करें, इसमें हम जैविक पदार्थों का उपयोग करके खरपतवारों को मार सकते हैं। ये विधियां स्थायी होती हैं, इनसे हमें लंबे समय तक खरपतवारों से राहत मिल सकती है। आगे यदि हम कुछ दवाओं के बारे में बात करें, जैसे कि गेहूं के लिए 2,4-D खरपतवारनाशी का उपयोग किया जाता है। ये गेहूं में उगने वाले खरपतवारों को मार देती है। जैसे चने में पेंडीमेलाथी, लिनुराम, इन खरपतवार नाशियों का उपयोग किया जाता है। यदि हम जलीय खरपतवारों की बात करें तो इनसे हमें क्या हानियां हो सकती हैं। कुछ खरपतवार जल की अधिकता में उगते हैं और जल की अधिकता में ही वो जिंदा रह पाते हैं। इनसे कई हानियां होती हैं। ये जल निकास में बाधा उत्पन्न करते हैं, जल को प्रदूषित करते हैं। यदि तालाबों में पनप जाएं तो मछलियों को नुकसान पहुंचाते हैं। नदी नहर के पानी के बहाव में रुकावट पैदा करते हैं। हमारी जल निकास नालियों में भी पानी का बहाव बाधित होता है। इनसे जितना पानी निकलना चाहिए उतना नहीं निकल पाता है। तो जैसा कि आज आपने और हमने खरपतवारों के विषय में जानने की कोशिश की है, अगले वीडियो में आपकी और हमारी फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है गन्ने की पेड़ी फसल। तो आइए आप और हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करें। तब तक के लिए नमस्कार।